हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। चलिए तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। यानी कि जीवन की सबसे छोटी यदि कोई इकाई है जिससे क्या है एक जीव बना होता है तो वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यानी हमारा पूरा जो शरीर है, अपना कहो या जो जितने भी जीव है इस पृथ्वी पे, उनका प्रत्येक का शरीर जो छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यानी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है। वो कोशिका अलग है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, और जो बहु कोशिकीय जीव यानी जिसके अंदर क्या है कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या है उत्तक तंत्र अंग तंत्र का निर्माण करती है ना। वो जीव विविधता के आधार पे हैं कि किसके अंदर एक कोशिका या किसके अंदर बहु कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यदि हम कोशिका की परिभाषा देखें तो परिभाषा के अंदर क्या है कि स्वतंत्र अस्तित्व यापन। स्वतंत्र अस्तित्व यापन का क्या अर्थ है कि एक कोशिका, जैसे ये क्या है, एक कोशिका है, ये कोशिका, इसका ये केंद्रक है, इसके अंदर ये क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है तथा इसके अंदर खाद्य रसदानी। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है? अमीबा का है। ठीक है ना। अमीबा के अंदर क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। अब इस अमीबा के अंदर वो सभी क्रियाएं, जैसे क्या है कि पाचन है, श्वसन है, ठीक है ना, गमन है, वो सभी क्रियाएं जो एक जीव करता है, यानी जो बहुकोशिकीय जीव है, वो सभी की सभी क्रियाएं इस एक कोशिका के अंदर क्या है? इस एक कोशिका के अंदर होती हैं। यानी कि एक कोशिका अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि एक कोशिका जो है वो क्या कर सकती है? अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है। जैसे ये अमीबा एक कोशिकीय, इसके अंदर वो सभी क्रियाएं हो रही है जो एक बहुकोशिकीय प्राणी के अंदर होता है। कैसे कि इसके अंदर जैसे ये कहाँ जल के अंदर पाया जाता है, ये भोजन है इन्होंने ग्रहण किया, और यहाँ से इसके अंदर क्या है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिससे क्या है पचाएंगे भोजन, और फिर यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और इसके ये क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं? गमन करता है। ठीक है ना। तो ये है कि स्वतंत्र अस्तित्व जीवन यापन, जीवन के सभी कार्य, सभी आवश्यक कार्य करने की क्षमता है। बस यही बात है कि ये एक कोशिका ही क्या है? जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा है, अर्थात एक कोशिका अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत कर सकती है। जैसे अमीबा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अमीबा में सभी आवश्यक कार्य जैसे पाचन है, श्वसन है, गति है, उत्सर्जन है आदि क्या करती है? एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि स्वतंत्र जो कोशिका है वो स्वतंत्र अस्तित्व जीवन यापन कर सकती है। यानी एक कोशिका अपना जीवन यापन कर सकती है। अब यदि हम कोशिका की खोज की बात करें तो यानी कि सबसे पहले किसने खोजा या इस कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक इस तरह से जो कोशिका भित्ति थी, सिर्फ इन्होंने क्या कोशिका भित्ति से जो गिरी हुई है कोशिका, इसको देखा। बाकी इसके अंदर ना जीव द्रव्य था और ना इसके अंदर क्या था? केंद्रक वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थी? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ऐसी कोशिका को हम कहते हैं मृत कोशिका। ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, बाकी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, ना ही केंद्रक पाया जाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका को देखा, और वो मृत कोशिका कैसी थी? तो वो थी आपके एक छत्ते के समान थी। ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। तो देखो इससे पहले रॉबर्ट हुक ने, ये देखो यहाँ दिखा रखा है कि इन्होंने क्या है, रॉबर्ट हुक ने देखा इसको, कोशिका भित्ति को देखा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कब? 1665 में पादप की छाल को देखा। देखो ये क्या होता है, ये एक पेड़ होता है, पादप होता है ये इस तरह, और इस पेड़ के जो बाहरी स्तर होता है, ये तने का जो बाहरी स्तर होता है, जो छाल जिसको हम छोड़े भी बोलते हैं, इस तरह से छोड़े उतरते हैं, इसको बोला जाता है छाल। तो इस छाल को किसने देखा था? इस छाल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था छाल को। ठीक है ना।
अब हमने ये तो बात की मृत कोशिका की, यानी एक कोशिका जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सिर्फ कोशिका भित्ति ही पाई जाती है, वो कैसी है, मृत कोशिका है। अब हम देखें कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, या जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा। तो एक वैज्ञानिक है, याद रखना, भूल मत जाना, उसका नाम है ल्यूवेनहोक। क्या, ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने जीवित कोशिका, जीवित कोशिका किसे कहेंगे कि ये देखो इसके चारों तरफ ये क्या दिखाई है मैंने, कोशिका भित्ति दिखाई है, फिर ये इसके अंदर जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, जीवद्रव्य है, और इसके जो भीतर कोशिका भित्ति के अंदर जो दिख रही है ब्लैक कलर की, वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली कह दो या जीवद्रव्य झिल्ली कह दो, एक ही बात है, या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली कह दो, प्लाज्मा झिल्ली कह दो, या जीवद्रव्य झिल्ली कह दो, एक ही बात है। इसको ये नाम क्यों बोला जाता है, देखो प्लाज्मा, ये जो अंदर पाया जाता है ये प्लाज्मा है, इसके चारों तरफ, इसके चारों जो प्लाज्मा पाया जाता है, इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं। अब देखो जीवद्रव्य किसे कहेंगे, जीवद्रव्य जो देखो एक तो आपका केंद्रक हो गया, ठीक है, और एक आपका इसके अंदर कोशिका द्रव्य, और एक जो ये बाहर कोशिका झिल्ली है, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो जो जीवद्रव्य है, उस जीवद्रव्य के चारों ओर जो घेरी हुई झिल्ली है उसको हम क्या नाम दे देंगे, जीवद्रव्य झिल्ली। तो याद रखना कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई। अब हम इनका यहीं देख ले सकते हैं कि इस ल्यूवेनहोक ने किस किस को खोजा। देखो जीवित कोशिका को खोजा हमने देख लिया, ठीक है, और किसको खोजा, जीवाणु, ठीक है, किसको खोजा, जीवाणु, जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसको जीवाणु। जीवाणु को कहाँ खोजा कि वर्षा का जल था, उस वर्षा के जल के अंदर इन्होंने क्या खोजा था, वर्षा के जल के अंदर जीवाणु को खोजा था। शुक्राणु की खोज की, आरबीसी जिसको एंथ्रोसाइट बोला जाता है इसकी खोज की, यीस्ट की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की। तो ये इतनी 5 जो खोज है ये याद रखना, इसमें से कौन सा भी पूछा जा सकता है कि यीस्ट पूछे, यीस्ट की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना ल्यूवेनहोक के द्वारा। प्रोटोजोआ की खोज ल्यूवेनहोक के द्वारा, ठीक है, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक के द्वारा। तो इस तरह से ये सभी ल्यूवेनहोक की खोज है वो याद रखना। चलिए तो अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, देखो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले तो याद रखना, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, एक आपका है स्लाइडेन और एक आपका है स्वान, एक आपका स्लाइडेन और एक आपका क्या है, स्लाइडेन, ठीक है, एक स्वान और एक स्लाइडेन। स्लाइडेन याद रखना यह क्या था, वनस्पति वैज्ञानिक था, ठीक है, और जो स्वान है वो कौन सा था, वो था आपका प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं रहता है, तो ऐसे याद रखना कि स्लाइडेन में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4-5 आ रहे हैं, वैसे ही वनस्पति में कितने ज़्यादा अक्षर आते हैं, प्राणी में सिर्फ 2 ही अक्षर आ रहे हैं, वैसे ही इस स्वान में भी क्या आ रहे हैं, 2-2.5 अक्षर आ रहे हैं। यानी जो छोटा नाम है वो छोटा मनोवैज्ञानिक है, और जो स्लाइडेन ज़्यादा अक्षरों का नाम है वो उस जैसे ज़्यादा बड़ा नाम है वनस्पति वैज्ञानिक। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो मैथियस स्लाइडेन जो जर्मनी का था, वनस्पति मनोवैज्ञानिक था, वनस्पति वैज्ञानिक था, और थियोडोर स्वान जो कौन था, प्राणी वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है। इनका ये मैथियस तथा थियोडोर नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्लाइडेन और स्वान आप याद रख सकते हो। एक देखो कोशिका झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, स्वान ने की थी। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, तो यह यानी कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, यह बात भी किसने बताई थी, स्वान ने बताई। इसी के साथ ये दोनों पॉइंट और याद रखना। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के पॉइंट क्या है, कोशिका सिद्धांत है क्या। चलिए तो सिद्धांत देखने से पहले हम देखते हैं कि जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई। जीवद्रव्य जो मैंने क्या बताया था, जीवद्रव्य की ये कोशिका है, इसके ये कोशिका बाहरी क्या है, कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर ये क्या पाई जा रही है, जैसे मैंने वलन करके दिखाई है, ये क्या है, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, और आपका एक इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है, केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है। और ये जो आंतरिक जो ये है, ये क्या है, आपकी कोशिका झिल्ली, ये क्या है, कोशिका झिल्ली।
अब इन कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली और केंद्रक तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई? कार्टी ने सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा। कार्टी ने क्या किया? सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा। डुजार्डिन ने क्या की? इसकी खोज की। किसमें? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पूछे कि जंतु कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो डुजार्डिन के द्वारा। और पादप कोशिका में ये पूछें कि जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना, ज़्यादा इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनकी खोज याद रख लेना। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारा कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि किन्होंने, जो दो वैज्ञानिक थे ना, थियोडोर स्वान तथा मैथियस स्लाइडेन, इन्होंने क्या बताया कि पादप तथा जंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या उनके कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखो, हमने क्या देखा? ये एक क्या है? अमीबा। ये क्या है? एक कोशिका से मिलकर बना है। यानी कि क्या है कि पादप या जंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, ये एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे हम देखें और भी, जैसे क्या है? एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ये इस प्रकार से चौथी हो गई। इस प्रकार से कई कोशिकाएं मिलकर भी क्या बनाती है? जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। तो कोशिका, इनके उत्पाद, यानी कि ये कोशिका से मिलकर क्या बन गया? कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। ठीक है, ये फिर उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, फिर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, और फिर एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पादप व जंतु, पहला पॉइंट ये देखना कि क्या है कि इन्होंने बताया पादप जंतु विभिन्न प्रकार की कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या है कि अलग अलग कार्य के लिए, जैसे देखो, एक क्या है? ये मनुष्य है। ठीक है, अपन मनुष्य की ही बात कर लेते हैं। ये क्या है? मनुष्य है। देखो, ये इसके हाथ है, ये इसका सिर है, और ये इसकी टांगें हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, ये जो हाथ की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मिलकर जो, या उत्तक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक निश्चित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? जैसे कोई वस्तु को उठाना या कुछ अलग कार्य करना। और जो पैर की जो कोशिकाएं हैं, वो पैर की कोशिकाएं क्या कार्य कर रही हैं? चलने का काम कर रही है। ठीक है ना। तो क्या इन कोशिकाओं का अलग अलग कार्य नहीं हो गया? तो इन्होंने ये कहा कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यह बताने में असफल रहे। देखो, ये कैसे मैं समझाती हूँ। देखो, एक जीव का निर्माण कैसे होता है कि ये क्या है? ये एक नर कोशिका। ठीक है, और ये क्या हो गई? मादा कोशिका। जब इन दोनों का क्या होता है? संलयन होता है, तो एक युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस युग्मनज के द्वारा ही क्या है? पूरे जीव का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है। ये युग्मनज क्या है? एक ही कोशिका है। इस एक कोशिका से क्या है? कई सारी कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो यह जो दोनों वैज्ञानिक थे, ये बताने में असफल रहे कि इस कोशिका के द्वारा जो नई कोशिकाएं बनेगी, उसका निर्माण कैसे होगा, कि ये विभाजित होगी या नहीं होगी। यानी कि ये बताने में ये क्या रहे? असफल रहे। अब देखो, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिकाएं, जैसे ये एक युग्मनज बना था, इससे जो नई कोशिकाएं बन रही है, यानी कि ये जो नई कोशिकाएं, ये कैसी कोशिकाएं हैं? ये आपकी नई कोशिकाएं। और ये कौन सी हैं? पुरानी, यानी या हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती, कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है ये पहले वाली कोशिका से होता है। बस सिर्फ इसने इतना ही बताया कि जो नई कोशिका है इसका निर्माण किससे होता है? पहली वाली कोशिका से ही होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, इन्होंने इतना बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने आधुनिक
कोशिका सिद्धांत दिया। अब पूछे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपका रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। और इसमें एक कमी रह गई थी, वो कैसी कि इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, बल्कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और वो हम आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजित कैसे होती हैं। अब देखो रुडोल्फ विर्चो का यह एक कथन जो है यह इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुल ई सेलुल, ठीक है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इस कथन का क्या अर्थ है, इस कथन का यही अर्थ है कि जो पुरानी कोशिका है उससे क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, यह इसकी भाषा थी। और ये अपनी भाषा में यदि देखें तो इसका अर्थ यही है कि जो पुरानी कोशिका, जो नई कोशिका है, जो नई कोशिका है, इस नई कोशिका का जो निर्माण है वो किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। किससे, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो इन्होंने याद रखना, इसका कथन पूछा जाता है कि ओमनी सेलुल ई सेलुला कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया, तो याद रखना किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया है ऐसे कि ये क्या है, ये आपकी पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है कि जिसके अंदर क्या है, देखो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है कि ये एक जंतु कोशिका हो गई, और ये आपकी पादप कोशिका है, और ये आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहें तो कौन सी, जीवाणु की कोशिका ली गई है, ठीक है। इसमें अंतर ऐसे समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मैं आपको आगे इसका डिटेल से बताऊंगी, फिर आपको ये तीनों कोशिका समझ में आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पादप कोशिका और तथा जंतु कोशिका के अंदर क्या है, सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक देखो डीएनए जो है इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नगन दिखाई दे रहा है, और इन सब के अंदर जो आपका केंद्रक है उसके अंदर डीएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। और एक यहाँ बता रखा है कि तारक काय किस में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक कार्ल नागेली नामक वैज्ञानिक था, कार्ल नागेली नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये पुरानी कोशिका है, हाँ, ये इससे क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। यानी कि जो आपका रुडोल्फ विर्चो था, कौन था, रुडोल्फ विर्चो था, इन्होंने अधूरी कहानी रख दी थी क्या, कोशिका सिद्धांत की, कि कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो अधूरी कहानी किसने पूरी की, इस कार्ल नागेली ने। यानी कि इस कार्ल नागेली ने बताया कि जो प्रत्येक कोशिका है, जो नवनिर्मित कोशिका, यानी ये नवनिर्मित कोशिका है, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से, इस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, विभाजन के द्वारा बनती हैं, ठीक है ना, या जन्म लेती हैं। अब देखो कोशिका विभाजन, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों हम डिटेल से आगे कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप देखिए कि पादप कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना स्वान, कौन है, स्वान, ठीक है। प्रत्येक नवनिर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। देखो ये जो कोशिका है, अब हम इसको कैसे एक उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे एक क्या है, गाय है, ठीक है, एक ये क्या है, गाय है। तो इस गाय के क्या है, बछड़ा ही होगा, गाय से क्या बनेगा, बछड़ा ही बनेगा, न कि गाय से मनुष्य का निर्माण होगा या मनुष्य जन्म लेगा, ठीक है ना। तो एक मनुष्य जो है, उस मनुष्य से क्या है, मनुष्य जाति का ही निर्माण होता है ना, कि मनुष्य से मनुष्य जाति, यानी मनुष्य की जो कोशिका है वो अपने समान, तथा जो ये मात्र कोशिका, यानी एक जो कोशिका थी उससे दो कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ, माना ये मनुष्य कोशिका है, तो मनुष्य जाति का ही निर्माण होगा। क्या मनुष्य जाति के बछड़ा या जो घोड़ा ये पैदा हो जाएगा, नहीं होगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो कोशिकाएं हैं, यानी कि जो मातृ कोशिका है वो क्या है, इसके समान क्या होगी, पुत्री कोशिका, या जिसको हम नवनिर्मित कोशिका भी कह सकते हैं, कि नवनिर्मित कोशिका की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई कैसी होगी, मातृ कोशिका के समान होगी। लेकिन अपवाद है विषाणु, ठीक है ना, ये अपन विषाणु का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ इसके अंदर जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति के आधार पर
कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति के आधार पर दो प्रकार है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। ठीक है, देखो पादप कोशिका है वो कम सक्रिय होती है और जंतु कोशिका अधिक सक्रिय होती है। देखो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये तो सभी जानते हैं। और हरित लवक, देखो पादप कोशिका है वो क्या करती है, अपना भोजन क्या करती है, स्वयं बनाती है। पादप कोशिका क्या करती हैं, अपना भोजन क्या करती है, स्वयं बनाती हैं। ठीक है, जैसे ये पादप है, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, पर्ण पाई जाती है। और इन पर्ण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो अपने पूरे ही स्पष्ट तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, इन पर्ण में होती है। ठीक है, तो इन पर्ण में क्या पाया जाता है, इन पर्ण की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर क्या है, हरित लवक है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि तारक काय, तारक काय जो है वो किस में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखें, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में किस तरह से अंतर। तो देखिए ये है आपकी पादप कोशिका, ठीक है, और ये है आपकी क्या है, जंतु कोशिका। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में ये तो एक मुख्य अंतर ये हो गया कि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, क्या, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में ऐसी कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। ठीक है, फिर क्या है, केंद्रक होता है, पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। ठीक है, और देखो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंतर परद्रवी जालिका पाई जाती है। तो ये आपकी पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गोल्जी काय पाई जाती है। ये पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका कोशिका द्रव्य इस पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, और देखो एक इसके अंदर है कि सूक्ष्म नलिका तथा सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। देखो मेरे वर्ड पे ध्यान देना थोड़ा लिखने में, क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो लिखा सही नहीं जा रहा है, पर मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान देना कि सूक्ष्म तंतु तथा सूक्ष्म नलिका पाई जाती है किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। तो ऐसा इस पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। एक तो ये मुख्य अंतर, और एक हमने क्या देखा, कोशिका भित्ति। और एक मुख्य अंतर ये था कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। एक देखो यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और जंतु कोशिका के अंदर भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक देखो इसके अंदर क्या है, जंतु कोशिका के अंदर क्या है, तारक काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। ठीक है, जो क्या है, दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। किससे, दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। यह किस तरह से मिलकर बना होता है वो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कोशिका के एक कोशिकांग पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मुख्य अंतर याद रखना क्या है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारक काय किस में पाया जाता है, आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनमें मुख्य अंतर के थ्रू हम पढ़ते हैं। देखो एक है असीम केंद्रिकी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रिकी किसको बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को, और ससीम केंद्रिकी किसको बोला जाता है, यूकैरियोटिक को। इन दोनों के अंतर अर्थ मैं बताऊंगी कि असीम केंद्रिकी क्या होता है तथा ससीम केंद्रिकी क्या होता है। तो देखिए ये है आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैं प्रो से लिख रही हूँ तो आप समझ जाना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक सुविकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, केंद्रक आवरण पाया जाता है। इसके अंदर एक केंद्रिका होती है। ठीक है ना, केंद्र के अंदर, और केंद्रक द्रव्य होता है, आपका कोशिका द्रव्य होता है। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरपर्द्रवी जालिका, गोल्जी काय। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है,
कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, राइबोसोम होंगे। वो कैसे होंगे राइबोसोम? 70 अस प्रकार के होंगे। और ये कैसे होंगे? 80 अस प्रकार के होंगे। देखो मैं आपको 70 और 80 क्या है, ये अस क्यों लगा है, ये मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊँगी। अब आप इतना यहाँ इतना ही याद रखो कि ये 70 अस क्या है, 70 अस प्रकार का एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। 80 अस प्रकार का कहाँ पाया जाता है? आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और देखो मुख्य बात ये है इसके अंदर कि देखो ये देखो गोलाकार मैंने ये क्या बनाया, ये है आपका डीएनए। ये क्या है? डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। यानी जो एक कोशिका से दूसरी जो कोशिका बनती है वो पूरी की पूरी इस डीएनए पे डिपेंड रहती है। इस पे क्या होती है? जीन होते हैं। उन्हीं जीन के द्वारा जो एक कोशिका के लक्षण हैं वो दूसरी कोशिका के अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये डीएनए यूकैरियोटिक में कहाँ है? तो यूकैरियोटिक में है आपके केंद्रक के अंदर। इस केंद्रक के अंदर क्या है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या है? सीधा क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो मुख्य अंतर यही है कि देखो इसके अंदर क्या, इसके अंदर इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, अंतर परद्रवी जालिकाएं पाई जाती है, तो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यानी कोशिकांग इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, लेकिन क्या है? नगन है। नगन क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। देखो नगन का अर्थ है कि जैसे एक क्या होता है, इस तरह से धागे नुमा संरचना होती है डीएनए, और ये धागे नुमा संरचना क्या है? इस तरह से यहाँ इसके बीच में क्या पाई जाती हैं? हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। और इस हिस्टोन प्रोटीन पे ये हम डीएनए की संरचना जब हम पढ़ेंगे वहाँ पूरी डिटेल से देखेंगे। ये क्या है? इसके बीच में मैंने ये गोलाकार बनाई है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? इस डीएनए के धागे को क्या करती है? इस तरह से क्या करती है? इस तरह से बांधती है, यानी लपेटती है। जैसे एक पतंग नहीं होती क्या? पतंग की डोरी कितनी लंबी होती है, इस पतंग की डोरी। लेकिन ये पतंग की डोरी एक रील, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? चरखी, उस चरखी पे लपेटा जाता है, ठीक है। वैसे ही ये लपेटा हुआ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए इस तरह से सीधा ही क्या है? गोलाकार रूप में क्या होता है? लिपटा हुआ होता है। इसके बीच में क्या नहीं पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसीलिए हिस्टोन को यदि हम कहें कपड़ा, ठीक है, यानी ये एक क्या है? इस डीएनए का कपड़ा है। तो इसके अंदर क्या है? ये डीएनए नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि नगन डीएनए पाया जाता है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है? नगन डीएनए पाया जाता है। देखो बेसिकली तो मैंने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बता दिया। अब हम आगे इसके और लक्षण देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए क्या है कि इसका आकार, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होगी क्योंकि इसके अंदर जीवाणु क्या रखा गया है? इन कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर एक तो आपका जीवाणु रखा गया है, एक मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, यानी इसको बोला जाता है नील हरित शैवाल, ठीक है ना। एक ये रखा गया है और एक जीवाणु रखा गया है, ठीक है ना। ये हम आगे डिटेल से इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखो जीवाणु बहुत छोटी संरचना होती है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका आकार कितना है? 0.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका 10 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बीच होता है। केंद्र की यदि बात करें तो केंद्र अल्प विकसित होता है। देखिए अल्प विकसित केंद्रक, यानी कि हमने देखा कि केंद्रक तो पाए नहीं जाते। एक कोशिका थी, इसके अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य। तो एक केंद्रक क्या होता है? जैसे ये मैं केंद्र की संरचना बता रही हूँ, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। केंद्र के अंदर क्या होता है? एक केंद्रिका होती है और इसके अंदर क्या होता है? इस तरह से डीएनए क्या होता है? भरा पड़ा है, ठीक है। तो देखो इस केंद्रक के अंदर क्या है? ना तो कोश केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ना ही आपकी केंद्रिका पाई जाती है। तो सिर्फ क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको अल्प विकसित केंद्रक बोला जाता है। इसके अंदर सुविकसित केंद्रिक होता है, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रिका भी पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और आपका डीएनए भी पाया जाता है। और इसके अंदर क्या है कि केंद्रक झिल्ली, हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों अनुपस्थित है। ये मैंने दोनों बता दिए। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं।
अब देखिए, अब आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि ये क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें हमने देखा क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, एक आपका नगन डीएनए होता है, और इसी नगन डीएनए के अंदर एक गोलाकार डीएनए और पाया जाता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, ये एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना है। ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है कि ये एक क्या थी, ये कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर की कोशिका झिल्ली और बाहर क्या मिल रहा है, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये क्या कर लेती है, देखिए ये क्या, कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये क्या कर लेती है, अंदर की तरफ अंतर्वलन कर लेती है। कौन, कोशिका झिल्ली। और ये अंतर्वलन जो है ये क्या कर देते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं शोषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, शोषण से संबंधित एंजाइम, जो हमने शोषण पढ़ा था ना, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का अणु टूटता है और क्या होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो वो एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, ये मीजोसोम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना। कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की समान संरचना कौन है, मीजोसोम। क्योंकि देखो, श्वसन संबंधी एंजाइम या श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होता है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, लेकिन ये मीजोसोम जो आंतरिक जो झिल्ली है, अंदर की जो कोशिका झिल्ली है, वो क्या कर लेती है, अंतर्वलन कर लेती है और माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या करती है, कार्य करती है। और ये किस में, मीजोसोम किस में अनुपस्थित होगा, आपकी जो जंतु कोशिका है उसमें अनुपस्थित होगा। राइबोसोम देखो 70 प्रकार का प्रोकैरियोटिक में और 80 प्रकार का यूकैरियोटिक में। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये मैंने बता दिया, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, सिर्फ जो डीएनए है वो पाया जाता है, और आपका नगन डीएनए पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बाकी कोशिकांग नहीं होते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। देखो, इकहरी झिल्ली युक्त, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि दोहरी झिल्ली कौन से कोशिकांग होते हैं और इकहरी झिल्ली कौन से होती है। जैसे लाइसोसोम है, अंतरपर्द्रव्य झिल्लिका है, ये भी नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, पादप जंतु कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए कि कोशिका के ऊपर जो एक पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है, तथा यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या देखा, अंतर देखा, तथा कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्या है अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसमें रह गया, उदाहरण रह गए। अब उदाहरण बता देती हूँ, उदाहरण याद रखना। जीवाणु जो मैंने पहले ही बता दिया, नील हरित शैवाल, एक माइकोप्लाज्मा और आता है जो पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव कहते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा जीव है, या सबसे छोटी कोशिका हम कह सकते हैं, जिसको किसके अंदर रखा गया है, PPLO के अंदर। ये इसके अंदर क्यों रखा गया है वो मैं आगे डिटेल से बताऊँगी। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण रखना, याद रखना। और ये सभी पादप और सभी जंतु कोशिका जो है वो किसके अंदर आती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आती है। तो ये इनके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ओके, टेक केयर।